वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपने नए चैप्टर ऑफ द न्यू बुक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि मैंने आपका साइंस का प्लेलिस्ट ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। साइंस के सारे चैप्टर्स डन है। आई होप कि आपने वॉच किया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाओ और पूरी प्लेलिस्ट को ख़त्म करो, क्योंकि उसके अलावा यू डोंट नीड एनीथिंग। और पेपर बहुत नज़दीक है तो स्किप करना छोड़ दो। और उसके बाद इसकी रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। आई होप दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ओके, आज से हम लोग मैथ के चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हर दिन एक चैप्टर होगा, वन शॉट में होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा नहीं है, शॉर्ट में है और आपको टॉपिक्स मैथ में पढ़ना है। इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ने की नीड नहीं है, बट हर टॉपिक समझने की नीड है। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्ट विद द रियल नंबर। दैट वाज द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ द मैथ क्लास 10। ठीक, तो सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में तुमको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है जो तुम्हारे सिलेबस में है, क्योंकि बहुत चीज़ें डिलीटेड है। तो व्हाट वाज द कंटेंट? देखो, तुमको एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ना है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ना है। एचसीएफ एंड एलसीएम के बीच में एक रिलेशन है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग फॉर द टू पॉजिटिव नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या है उसको पढ़ेंगे। एचसीएफ और एलसीएम में व्हाट प्रॉब्लम देखेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं तुम्हारे लिए अलग से लेके आऊँगी। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, बट नेक्स्ट शॉर्ट्स फॉर्म में तुम देखते रहना, मैं अपलोड करूँगी। फिर हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव कैसे करते हैं, जैसे √2 को क्यों इरेशनल बोला जाता है, √3 को इरेशनल क्यों बोला जाता है, इनको प्रूव करेंगे हम। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो अनदर वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहलाता है। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड विथ द टॉपिक दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। रियल नंबर के हर टॉपिक्स को पढ़ने के पहले सबसे पहले ये जनरल नॉलेज होना जरूरी है। क्या कि रियल नंबर जो है वो होते क्या है। रियल नंबर दो नंबर से मिलके बने होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं। किस फॉर्मेट में? p/q के फॉर्मेट में होते हैं। और जहाँ पे p और q दोनों किस चीज़ पे बिलोंग करता है? बोथ बिलोंग टू द इंटीजर। ठीक है, दोनों इंटीजर के नंबर्स होते हैं। और q यहाँ पे बस जीरो के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो इन्फिनिटी टर्म हो जाती है। ठीक, तो रियल नंबर रैशनल नंबर तब कहलाता है इफ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो नंबर इस कैटेगरी वाले फॉर्मेट को फॉलो ना करे उसको हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि पाई। ये क्या हो गए? ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो p/q के फॉर्मेट में होता है कोई भी नंबर, कुछ नंबर जिनको जनरली एज अ सिंगल नंबर लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4, और बाकी कुछ नंबर जिसको फ्रैक्शन वैल्यू में बटे के फॉर्म में लिखते हैं, जिनको अगर नॉर्मल एक लाइन में लिखना हो तो डेसिमल फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है लिखने में, तो दे आर कॉल्ड द फ्रैक्शनल नंबर। और बाकी जिनको हम लोग एक्चुअल नंबर में लिखते हैं, दैट आर कॉल्ड द इंटीजर। इंटीजर तीन प्रकार के होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव हो गया +1, +1, +2, +3 एंड डॉट डॉट डॉट। और नेगेटिव नंबर -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट डॉट। अंडरस्टूड? तो रियल नंबर दो प्रकार के, रैशनल जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे p एंड q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 और p/q इंटीजर हो। ठीक, बाकी रैशनल नंबर दो प्रकार के, फ्रैक्शनल और इंटीजर। इंटीजर तीन प्रकार के, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। अनदर टू इम्पॉर्टेंट नंबर दैट आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं और जिनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर उन नंबर को बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। और होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। समझ आया? तो आओ नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट पढ़ने से पहले यू शुड बी नो कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। और इसको सिंपली तुम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बोल सकते हो। लिख देती हूँ यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड
कहा जाता है। अब इस मेथड को समझने से पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर समझो। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वैसे होल नंबर होते हैं जो 1 से बड़े हो और that has exactly two distinct positive factor one in itself and meaning it cannot be divided evenly by any other number। मतलब वैसे नंबर जो खुद से और 1 से ओनली डिवाइड हो उनको हम लोग प्राइम नंबर की कैटेगरी पे रखते हैं, और जो नंबर 1 से, इटसेल्फ से और बाकी भी नंबर से डिवाइड हो तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर की कैटेगरी पे रखते हैं। समझ आया? तो वैसे नंबर जो खुद से और 1 से ओनली डिवाइड हो उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 क्या है, 1 से डिवाइड होता है, 2 मतलब खुद से डिवाइड होता है, तो इनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। 2, 3, 5, 7 एंड 11 ये प्राइम नंबर्स, और ये आगे चलते जाता है। कंपोजिट नंबर वो जो खुद से, 1 से और बाकी भी कोई और नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9 और इस तरह से चलते हैं। अब तुम पूछोगे मैम यहाँ से 2 से स्टार्ट कर दिए, इसमें 4 से स्टार्ट कर दिए, तो 1 कहाँ गया? तो 1 वो नंबर है जो नाइदर प्राइम के कैटेगरी पे आता है, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। याद रखना, प्राइम नंबर वो जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, मतलब जो जिसका वो फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद हो, बाकी जिसका फैक्टर 1 और वो खुद और बाकी कोई और भी हो उसको कंपोजिट बोलते हैं, और 1 जो है इन दोनों कैटेगरी में से किसी का नहीं आता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वी कॉल्ड इट एज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, जो कि 1 होता है। ठीक, तो फैक्टर्स, वो फैक्टर का मतलब क्या हो गया, फैक्टर का मतलब हो गया जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सके, उसको उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। अब प्राइम नंबर को समझने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का डेफिनेशन बोलती हूँ। You represent a composite number as a multiple of primes. When you represent a composite number as a multiple of prime, that representation is called the prime factorization method or fundamental theorem of arithmetic. मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को जब तुम मल्टीपल्स ऑफ प्राइम में दिखाते हो, क्या मल्टीपल्स ऑफ प्राइम में दिखाते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे? अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास एक नंबर है 40। क्या है नंबर? 40। अब क्या करो, 40 को रिप्रेजेंट करना है हम लोग को किस फॉर्म में, 40 को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के फॉर्म में। मतलब 40 पहले देखो क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है, इट इज़ कंपोजिट। तो हम लोग ने सीखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग कंपोजिट को एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम की तरह दिखाते हैं। किस तरह? एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम। तो इसको हम लोग को अगर मल्टीपल ऑफ प्राइम की तरह दिखाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स 40 लिखा, एक वर्टिकल लाइन पढ़ो और छोटा सा हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले वो नंबर से डिवाइड करना है जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर हो, जो इसका फैक्टर हो। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो वी प्लेस 2 से इसको डिवाइड करो और इसके प्लेस पे यहाँ पे इसका क्वोशंट लिखो। तो इसका क्वोशंट क्या आएगा? 20। फिर 2 से करो 10, फिर 2 से किया 5, और 5 को डिवाइड करने वाला कोई प्राइम नंबर सिर्फ 5 ही है। तो अब तुम 40 को कैसे लिख सकते हो, इन सब के मल्टीपल में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता है, तो 2 का क्यूब इंटू 5। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम में मैंने 40 को रिप्रेजेंट किया, और यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या इन अनदर वर्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ आया? यही होता है। अब आओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे तुमको यहाँ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सिंपल पहले 24 लिखो, ठीक है। उसके बाद इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 का टेबल से चलाओ 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। फिर 2 का टेबल से 6, फिर 2 का टेबल से 3, फिर 3 का टेबल से 1। तो तुम यहाँ पे 24 को कैसे लिख सकते हो, यू राइट द 24 एज 2 का क्यूब इंटू विथ 3, ठीक। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। इसके बाद आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, दैट इज 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने बोल रहा है, यानी कि प्राइम फैक्टर्स।
तो 12 का प्राइम फैक्टर्स कैसे करोगे, ये हो गया 12, ठीक है। इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू विथ 3, तो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू विथ 3, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। समझ आया। अब आ जाओ, दैट वाज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द HCF। HCF क्या होता है, HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा नाम है वैसे ही समझना। कॉमन मतलब जितने नंबर होंगे उन सब चीज़ का कॉमन, उन सब चीज़ का कॉमन मतलब जितने नंबर, याद रखना, जितने नंबर होंगे, जितने नंबर होंगे उन सब में उन सब को डिवाइड करेगा, उन सब का फैक्टर होगा। पहली बात, उन सब का फैक्टर होगा, पहली बात, उसको कॉमन बोलते हैं। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करो, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए, और जो इनको इस रूल को फॉलो कर दे उसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। और किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो आप निकालते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उसी को HCF बोलते हैं, ठीक है। अब HCF के बाद HCF को निकालने का दो तरीका होता है, या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकाल लो या फिर डिवीजन मेथड के थ्रू। तुमको लेकिन तुम्हारे बुक में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही निकालना है, ठीक है। चलाओ सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करने में सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन के रूल लगाने। क्या, पहले जितने नंबर्स दिए हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी कि 36 का, 27 का और 80 का, ठीक है। पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो करते हैं 2 9 3 and 3, ठीक। इसको फिर 3 से चलाओ, 9 आएगा और 3 और 3, फिर इसको भी चलाओ, 2 40 2 20 2 10 2 5 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सबको लिख लो, जितने नंबर दिए पहले उसको एक सीरीज में लिख लो, 26 27 एंड 80। अब क्या करो, जो उनके प्राइम फैक्टर्स आए सबको लिख लो, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में लिखना सिखाया था ना, वैसे लिख लो। पावर्स में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब जो तीनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ वही उठाना है, याद रखना। HCF का पहला स्टेप कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दूसरा स्टेप जो भी पहले उनको सीरीज में सेट करो, तीसरा स्टेप जो तीनों में कॉमन आएगा उसी को गोल घेरा करो और उसी को तुमको HCF के लिखना है, उसी को तुमको HCF में लिखना है। तो 36 27 और 80 में क्या तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है? 2 और 3 पहले में तो कॉमन आ रहा है बट दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में नहीं आ रहा क्योंकि उसमें 5 आ रहा है और दूसरे में 2 नहीं आ रहा। मतलब तीनों में जो ऐसा नंबर कॉमन हो वो 1 के अलावा कोई नहीं है। दैट मीन्स जब कोई भी नंबर इनमें से कॉमन ना आए प्राइम में, तब उसका HCF ओनली एक ही हो सकता है, दैट इज 1। समझे कैसे निकालोगे? यह स्टेप लिख दूँ। पहला नंबर स्टेप क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला नंबर स्टेप। दूसरा नंबर स्टेप जैसे मैंने अरेंज करके लिखा, सबको अरेंज करोगे। फिर जो सब में ऑल में कॉमन आए उनको गोल घेरा करोगे। और फोर्थ क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके लिख डालोगे। उन कॉमन को मल्टीप्लाई, ऑल कॉमन, सारे कॉमन जो आए सब में, सारे नंबर में उनको मल्टीप्लाई करोगे, वही तुम्हारा HCF एज आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ आया? ये स्टेप्स याद रखना। और ऐसे ही मैं तुम्हें LCM में भी निकाल दूंगी, लिख दूंगी, जो तुम्हें आसानी से क्या हो जाएगी, निकालने में सुविधा हो जाएगी। अब आओ LCM की बात किया जाए तो इसको लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर एक मेथड होता है जिससे आप स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हो। जैसे कि हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, और इसका मतलब होता है क्या?
लीस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीपल को कोई भी दो नंबर के बीच में फाइंड करना। इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हो या फिर डिवीजन के मेथड के, दोनों मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे बुक में ये मेथड के थ्रू तुमको निकालना है और डिवीजन मेथड तो आप हमेशा इस्तेमाल करते हो। चलो आओ इसको भी सीखते हैं। सिमिलर प्रोसेस है, यहाँ पे मैं प्रोसेस लिख देती हूँ। पहला प्रोसेस कि आपको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा, उन सबको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तीसरा, एक बार जब सब अरेंज हो जाए, ध्यान देना, एक बार सब अरेंज हो जाए तो उनमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। जो जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन ढूंढने में अलग है। अगर दो गो में भी कॉमन आ रहा है तो उठा लो कॉमन, एक साथ उठा लो, दोनों नंबर को एक नंबर करके लिख दो, ठीक है। कॉमन वाला ढूंढना है पहले, उसके बाद जो कॉमन आए उनको तो उठाना ही है, ठीक है। और जो कॉमन नहीं आए उनको भी, जो नॉन कॉमन है उनको भी मल्टीप्लाई करना है उस कॉमन वाले के साथ, और जो आंसर आया वही एलसीएम होता है। मैम अब आप पूछोगे मैम ये क्या बोल रही है, एचसीएफ तक तो ठीक था, जो सब में कॉमन आए वही उठाना है। ये क्या महाभारत आपने बता दिया। चलो समझते हैं ये महाभारत मैंने क्या बताया, ठीक है। सॉरी, चलो अब इस महाभारत में सबसे पहले तो कुछ करो ना चलो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो क्या क्या है तुम्हारे पास? 10 है, 18 है, 20 है। ये तो आसान है, 2 5 जा 10, 2 9 3 और 3, 2 10 5 और 2। इसका एचसीएफ भी निकाल दूंगी जो आपको मोर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले इन सबको क्या करो? अरेंज करो। फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकेंड प्रोसेस करो अरेंज करने का। 10 18 और 20, तो 5 इंटू 2, ठीक। 18 का क्या आया था? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 ना, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 20 में 2 इंटू 2 इंटू 5, ये है। अब जो सब में कॉमन आ रहा है पहले कॉमन को गोल घेरा कर लो, ठीक है। देखो इस 2 सब में कॉमन आ रहा है, ओके। बाकी और कुछ देखो 5 10 और 20 में कॉमन आ रहा है, तो ये भी उठा लो। बोला ना 2 को भी कॉमन आएगा तो उठा लेना है, ठीक। और बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एलसीएम कैसे लिखोगे? आ जाओ लिखते हैं, सिखाती हूँ तुम्हें। तो एलसीएम बराबर, मैंने क्या बोला? कॉमन इंटू नन कॉमन। मैंने क्या बोला? कॉमन इंटू नन कॉमन। जो नन कॉमन आएगा उसको भी मल्टीप्लाई करोगे, जो कॉमन आएगा उसको भी मल्टीप्लाई करोगे। कॉमन ले लिया, अब ये वाला प्रोसेस। तो जो कॉमन आया, एक 2 कॉमन आया, तीनों 2 को एक साथ 2 लिखेंगे, जो कॉमन आया उसको एक साथ लिखेंगे 5, ठीक है। और उसके बाद जो बचा, 3 बचा नन कॉमन, 3 बचा नन कॉमन और 2 बचा, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 10 जा 180। तो ये आ गया तुम्हारा एलसीएम। अब इसी का एचसीएफ निकाला जाए तो मैंने बताया एचसीएफ में सिर्फ आप जो सारे नंबर में कॉमन आए वही कॉमन उठाना है। एलसीएम में अलग रूल है, 2 को भी कॉमन आए तो उठा लेना है, लेकिन एचसीएफ में जो सब में कॉमन आए, तो इसमें देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 5 तो सिर्फ 10 और 20 में आ रहा है, 18 में 5 आता है तब 5 उठाओगे, तो दैट वाज एचसीएफ इज 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको वेरीफाई करने एग्जामिनर देता ही देता है, और वेरीफाई करने तो ये चीज़ तो ठीक, वेरीफाई करने तो देता ही देता है। अनदर इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुमको वेरीफाई करने देता है, तुम वेरीफाई देखते नहीं हो और उसका मार्क्स खा के आ जाते हो। तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में यही रिलेशन है, किसी भी दो नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उसका मल्टीप्लाई उस दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो if a two number is a and b and its LCM and HCF is this, तो both has the multiplication equal to the product of a and b। तो जो both नंबर के जो प्रोडक्ट है वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यही रिलेशन है, सिंपल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर एक्सरसाइज। फटाफट इसको सॉल्व करके तुम्हें दिखाती हूँ। मैं एक सॉल्व करूँगी, बाकी क्वेश्चंस मतलब हर
क्वेश्चंस के एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व दैट थिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको पहले ईच नंबर को एज अ प्राइम फैक्टर्स की तरह क्या करना है, एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, उनके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब ही होता है, कंफ्यूज मत होना कि क्या अटपटा लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मतलब है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ आया। अब आ जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए पहला मैं आपको एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया तुमको, 40 का सिखाया, 24 का सिखाया, 12 का, एक सिखाती हूँ 140 का बना के। तो 1 नंबर यहाँ सॉल्व करती हूँ, 1 नंबर आंसर, ठीक है। 140, पहले इसका क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से किया, सबसे छोटा प्राइम नंबर 70 आया, फिर 2 से करो, 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 5 बार में चलाओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 7, फिर 7 बार में चलाओ 1। तो 140 को कैसे लिखोगे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, सिर्फ प्राइम फैक्टर को लिखना है, 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो स्क्वायर के फॉर्मेट में, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर निकल गया। यहाँ पे लैंग्वेज भी ऐड कर दो क्योंकि एग्जामिनर खुश रहता है, मीन्स द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे क्वेश्चन में लिखा है। तुम बस अपने अंदर ये चीज़ खुशी गुब्बारे फुलाओ कि मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ लिखना क्वेश्चन के हिसाब से कि एग्जामिनर खुश हो जाता है। ब्रैकेट में लिख देना प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, ठीक। ठीक है, अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। मतलब तुमको वो जो रिलेशन था एचसीएफ और एलसीएम का वो वेरीफाई भी करना और एचसीएफ और एलसीएम ये सब नंबर का निकालना भी है। पहले जो क्वेश्चन में जितने नंबर दिए पहले उनका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, फिर ये प्रॉपर्टी को यानी कि रिलेशन को वेरीफाई करो। तो एक क्वेश्चन है 26 एंड 91, 2 का ए नंबर, ठीक है। तो 2 का ए नंबर 26 एंड 91, क्या करोगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। 91 13 7 या 91, बाकी किसी से नहीं जाएगा भाई, देख लो, ठीक। अब क्या करोगे, अरेंज करके लिखोगे। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, सिखाया था मैंने पहले। सेकेंड स्टेप इज अरेंजिंग, 2 इंटू 13 91 में 13 इंटू 7। अब पहले एचसीएफ में थर्ड प्रोसेस क्या था, जो जितने नंबर है उनमें जो सब में कॉमन आए वही उठाना है। तो इस 2 नंबर में कॉमन 13 आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम जो 2 गो में भी कॉमन है, अगर बहुत सारे नंबर हो लेकिन यहाँ 2 ही नंबर है तो जो कॉमन है उसको कॉमनली लिखना है और जो कॉमन ना आए उसको भी मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स क्या आ गया, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 7 6 जा 42 का 4 एंड 7 2 जा 14 15 16 17 18, 182 आ गया इसका एलसीएम। देख लेना एक बार, मैंने तो सही बनाया, ठीक है, ठीक। ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम। और अगर वेरीफाई देखना है तो सॉरी अगर वेरीफाई लिखना है तो सिंपल बात है, वेरीफाई में क्या, तुम एचसीएफ इंटू एलसीएम करो और दोनों नंबर यानी कि 26 इंटू 91 करके देखो, दोनों का नंबर अगर दोनों एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है अगर वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया तो ये रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई किया, और नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड लिख देना, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारी होमवर्क है, ये वेरिफिकेशन यहाँ पे लेंदी हो जाएगा तो तुम इससे, मेरे पास जगह भी नहीं है तो तुम ये चीज़ खुद करोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखो पहले वाले में तुमको मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे तुमको मेंशन कर दिया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना, क्योंकि ये आसान भी है और तुम्हारे एग्जामिनर को यही चाहिए ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये भी करके दिखाते हैं। 12, 15 एंड 21 क्या है? 12, 15 एंड 21। देखो ये निकाल लेना यार, ये तो अभी बताई मैंने, ये कर लेना। जैसे मैंने 2 वाला निकाला, पीछे आगे तुमको पीछे वाले एग्जाम्पल में 3 वाला भी दिखा है। इसके आगे वाले क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट है, वो देखो। अब देखो 4 नंबर में क्या बोल रहा है? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर इज दिस, फाइंड द एलसीएम। ये कैसे निकालोगे? ये रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले आ जाओ यहाँ, क्या था तुम्हारे पास? रिलेशन पहले लिखो। 4 नंबर रिलेशन क्या हुआ है? रिलेशन पहले तुम गिवन लिखोगे। रिलेशन ए मान लो एक नंबर है, बी मान लो एक नंबर है, उसका एचसीएफ मान लो ये है, और एलसीएम को तुम्हें निकालना है। ठीक है, पहले गिवन लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखने का तरीका है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, अब क्या करो, ऊपर जाओ और डेटा मतलब डेटा को अपने पास लाओ। जैसे कि एचसीएफ 9 दिया है, 306 और 657, 306 और 657, 306 मान लो एक नंबर है और 657 एक नंबर है, और एचसीएफ 9 दिया है। तो तुम्हारे पास रिलेशन क्या था? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, सही है ना? तो एचसीएफ क्या है? 9, एलसीएम एल ही लिखो क्योंकि निकालना है। और ये क्या है? 306 है और ये 657 है, 657 ही है ना? 657 ही है, तो 657 है। अब इसको 9 से डिवाइड करो, यहाँ से 9 हटा दो। ठीक है, 9 को इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब 9 काटो, देखो किससे 9 कट रहा है? इससे कट जाएगा, 7 बार में और 3 बार में, 73 बार में, और 306 से 73 मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 18, 1 3 3 9, 7 6 42, 4 और 7 3 21। तो टोटल कितना आया? 8331222, तो 22338। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। एलसीएम विल बी 22338। तुमको समझ आया ना कैसे निकालना है? बाकी तुम बात हटाओ। ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करना, वैल्यू पुट करनी सीधी, और तुम्हें जो भी चीज़ नहीं गिवन है वो चीज़ को निकालना। आज एलसीएम नहीं दिया है, कल हो सकता है ए और बी में से कोई एक गायब कर दे, कल हो सकता है एचसीएफ एक गायब कर दे, तो ध्यान रखना ये चीज़ में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 5 नंबर, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है। ये तुम्हें चेक करना है कि क्या 6 की पावर n जो है कोई भी n के वैल्यू के लिए क्या उसका डिजिट में लास्ट में 0 आता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। जनरली क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं, बट छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान है। क्योंकि कोई भी अगर डिजिट 0 से एंड हो रहा है तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तुम समझना, बनाना तुम्ही को है, वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। पहली बात, कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ध्यान देना। ठीक है, मान लो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ये सब के सब क्या होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे, पहली चीज़। ठीक, लेकिन अगर तुम n का वैल्यू कुछ भी रखो, तो वो 6 का मल्टीपल आएगा, और 6 का कोई भी मल्टीपल 5 से डिविजिबल नहीं खाता है। 6 का कोई भी मल्टीपल 5 से डिविजिबल नहीं खाता है। दैट मीन्स 6 की पावर n में फॉर एनी n नंबर देयर विल बी नो डिजिट विच इज एंडिंग विथ 0। तो ये चेक करने बोला था, तो इसका आंसर होगा नो, कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर n जो है 0 नहीं लाएगा लास्ट नंबर में, क्योंकि 0 आएगा तो 5 से डिविजिबल होगा। और 6 का टेबल में कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं आता जो किससे डिविजिबल हो? 5 से, क्योंकि 6 क्या होता है? 6 2 into 3 होता है। तो 6 के टेबल में जो नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा, ना कि 5 से डिविजिबल होगा। Hence we can say कि 6 की पावर n कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि वो 2 और 3 के डिविजिबल होते हैं। Therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट ऑफ फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ आया कैसे लिखोगे?
ये चीज़ मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अभी अभी नोट करो कॉपी में। क्या कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n बिकॉज 6 हैज़ द फैक्टर 2 and 3 and any number which is the multiple of 6 or the factor of 6 multiple of the 6 can only be divisible by the 6 itself, 1 itself, 2 and 3, not by the 5. Or if any number end with the 0, it must be divisible by 5, but no number in the table of the 6 has the divisibility or the factor of 5, क्योंकि 6 का फैक्टर सिर्फ 2 and 3 होता है, 5 नहीं होता। और 6 का जो कोई भी नंबर हो पावर पे n, वो हमेशा 6 का डिविजिबल होगा, 6 का मल्टीपल होगा, और 6 का मल्टीपल उसके फैक्टर से डिविजिबल होता है, बट 5 उसका फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, सिंपल आंसर है, 5 उसका फैक्टर नहीं है, 2 और 3 उसका फैक्टर है, इसीलिए कभी वो 0 से एंड हो नहीं सकता, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन से तो मतलब क्या बोलूं, सभी मतलब हैजार्डियस, डेंजरस। एक्सप्लेन करो कि ये नंबर्स जो है कंपोजिट नंबर है, कैसे करें मैम, समझ ही नहीं आता। देखो भाई, बहुत आसान है, तुम्हें ऐसे नंबर्स में जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन उठा लेना है साफ साफ। तुम्हें बताना है ये नंबर्स और ये नंबर्स में ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट कैसे। मैं बताऊँ ट्रिक, इसमें क्या करो, सबसे पहले क्या करो, ये नंबर है ना, ये और ये, इसमें 13 कॉमन ले लो, प्लस है तो कॉमन ले सकते हो, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया 7 × 11 + 1 आ गया 7 × 11 इसका आ गया, इंटू 1 तो 1 हटा दिया और +1, तो 13 इंटू क्या हो गया 77 + 78, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर 78 है क्योंकि इसका मोर देन 1 फैक्टर है, खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मोर देन 1 फैक्टर हो गया, मोर देन 1 एंड इटसेल्फ, और उससे भी ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसलिए कंपोजिट नंबर और किसी भी कंपोजिट नंबर का मल्टीपल एक कंपोजिट नंबर ही होता है, हेंस दिस नंबर इज कंपोजिट। नाउ इट्स योर होमवर्क कि नेक्स्ट नंबर को कैसे तुम कंपोजिट क्या करो, प्रूव करो। सिंपल है, जो कॉमन है उसको क्या करो, कॉमन उठा लो। देखो यहाँ 5 और 5 कॉमन है तो कॉमन उठा लो और बाकी अपना काम तो तुम जानते हो जैसे मैंने किया। अब 7 नंबर पे आओ कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक मतलब ये स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। एक चक्कर मारने में वो 18 मिनट लगाती है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, इसके आगे अलग क्वेश्चन ये हो गया है, कट गया है। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, मतलब रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट लेता है वही गोल चक्कर लगाने के लिए, और मान लो वो लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते, शायद ऐसा ही क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी तो बताऊँगी कि क्वेश्चन कट गया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, क्या डेफिनेटली इसको होता है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स एक ही है तुम्हारा बुक में और बाकी और भी लेके आऊँगी। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ये हो गया, पूरा एक्सरसाइज हो गया ना। अब आ जाओ इरैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे बहुत छोटी सी पोर्शन है, ये मतलब 10-15 मिनट का टॉपिक है। ये समझाना है और आपको प्रूफ करना सिखाना है, बाकी आप प्रूफ कर लोगे, आई नो। ठीक है, √2 √3 सिखाऊंगी प्रूफ करना, और एक कॉम्प्लेक्स वाला सिखाऊंगी, और उसी से पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा, आई गारंटेड। तो रिविजिटिंग द रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या, इरैशनल नंबर क्या होता है, रिविजिटिंग द इरैशनल नंबर। तो अ नंबर वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सम एग्जाम्पल। तो एक नंबर जो ये ना फॉलो करे, याद रखना ये चीज़ कंफ्यूज मत हो ना कि मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ये सिर्फ इरैशनल नंबर के उल्टा के लिए, जो ये फॉलो ना करे उसको हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ मेंशन किया है मैंने, क्योंकि ये नहीं लिख के लाती तो आपको लगता कि क्या, तो दिस इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट मैंने मेंशन भी कर दिया कि वो नंबर जो p और q इंटीजर्स हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, मीन्स जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं, √2 √3 एंड पाई। ठीक, अब आ जाओ, एक थ्योरम है तुम्हारे बुक में जिसमें बोलता है कि अगर कोई एक नंबर p है, अगर p एक प्राइम नंबर है, ध्यान देना p एक प्राइम नंबर है और वो अगर a का स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p a को भी डिवाइड करती है। इफ़ अ नंबर p
इफ अ पी इज अ प्राइम नंबर, मतलब वो खुद से डिवाइड होती है और सिर्फ 1 से डिवाइड होती है, तो वो अगर किसी भी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो पी उस नंबर को सिंगली भी डिवाइड करेगी। ये तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट है इस थ्योरम में, और इस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये आप इरेशनल नंबर को प्रूव करोगे। ध्यान रखना, ये थ्योरम पूछता नहीं है, बट आपको प्रूव करने में ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि एज पर द थ्योरम इफ पी बी द प्राइम नंबर और इफ पी डिवाइड द ए का स्क्वायर देन द पी डिवाइड्स द ए टू, और ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। समझ आया? चलो अब देखो यहाँ पे √2 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। मैं सोच रही हूँ मैं प्रूव करके दिखा दूँ। देखो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, और अगर √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो हम लोग को उसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट इरेशनल, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो एजम्पशन है वो गलत प्रूफ होगा, तब हम लोग मानेंगे कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है। ऐसी तरह से आपकी प्रूफ चलेगी। तो पहला क्या, पहला लेट अस अज्यूम, ये कॉन्ट्राडिक्टी मानो कि √2 क्या है, एक रैशनल है ना कि इरेशनल। √2 इज नॉट इरेशनल, इट इज रैशनल। और अगर √2 इरेशनल नहीं है मीन्स एक ही बचा रैशनल, और रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, वो p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब p और q को एक को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब यू आस्क्ड मैम ये को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि जिनका मतलब वैसे नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर जिनका फैक्टर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और 1 के अलावा कोई नहीं हो। तो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो पहला हमने माना कि √2 एक नॉट इरेशनल नंबर है, इट इज़ रैशनल नंबर, तो वो p/q के फॉर्म में। अब और p और q को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो को प्राइम है, तो इनका कुछ वैल्यू आएगा a/b के फॉर्म में आएगा। और को प्राइम क्या होता है, वैसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। तो √2 बराबर क्या आ गया, √2 बराबर a/b आ गया। अब √2 बराबर a/b आ गया तो ध्यान से देखना, तो इसको उधर भेजो, दैट मीन्स √2 b बराबर a आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग किया तो 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर आया। 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। एक थ्योरम हमने ऊपर पढ़ा क्या, कि एक थ्योरम हमने ऊपर पढ़ा कि p बराबर a का स्क्वायर, अगर p डिवाइड करता है a का स्क्वायर को तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर 2b का स्क्वायर a का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2b का स्क्वायर अगर a का स्क्वायर को डिवाइड करता है, यही चीज़ यहाँ पे देखो, अगर 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर आया, तो अगर ये तो b का स्क्वायर सिर्फ मल्टीपल है, तो अगर 2b का स्क्वायर मतलब कि ये 2 p यानी कि 2, तो अगर 2a का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दैट मीन्स क्या होगा, 2a को भी डिवाइड करेगा ना। ये जो थ्योरम अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर p a का स्क्वायर को डिवाइड करता है, p जहाँ पे एक प्राइम नंबर होता है और a जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो a का स्क्वायर क्या एक पॉजिटिव इंटीजर और 2 क्या प्राइम नंबर है, तो 2 क्या अगर a का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2a को भी डिवाइड करेगा, पहला चीज़। तो यहाँ से तुमको क्या मिला, तो यू विल गेट हेयर, तुमको यहाँ से क्या मिला कि तुम्हें यहाँ से क्या मिला कि यहाँ पे मिला ना कि 2a को भी डिवाइड करेगा, तो सिमिलर चीज़ ये मिलेगा अब तुमको। मीन्स तुम्हें मानना है कि a बराबर 2c है, क्या a बराबर 2c है, ये मानो। अब a बराबर 2c है, ओके, a बराबर 2c है। ऊपर तुमने ये तो प्रूव कर दिया कि a 2 से डिवाइड होगा, a 2 से डिवाइड होगा फ्रॉम द थ्योरम। अब a जो है ये तुम्हें रिलेशन मिला था 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। यहाँ पे अब स्क्वायरिंग करो, तुम जब यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हें मिलेगा a का स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर। a का स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करो, 2b का स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर, काटो तो b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। सिमिलर चीज़, अब तुम्हें वही चीज़ जो तुमने इस वाले में अप्लाई किया था तुम्हें अब यहाँ अप्लाई करना है कि 2 अगर b का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सेम थ्योरम, समझ आया। पहले तुमने क्या किया, उसको सबसे पहले क्या माना, रैशनल नंबर बनाया p/q के फॉर्म में। p और q को एक को प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b √2 बराबर a आया। स्क्वायरिंग किया तो तुम्हें 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर मिला। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि p
p बराबर a का स्क्वायर, मतलब अगर p a का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को डिवाइड करेगा। तो p क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर है और a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और p क्या है, 2 है। तो अगर 2 a का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी करेगा। पहला चीज़ प्रूव कि 2 a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 a को डिवाइड कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या, दूसरा चीज़ कि अगर हम लोग a को 2c माने, a को लेट a बी 2c, अगर a को 2c माने और स्क्वायर करें तो a स्क्वायर बराबर 4c का स्क्वायर, a का स्क्वायर को 2b का स्क्वायर से रिप्लेस किए तो हमें फिर पता चला कि 2b को भी, मतलब क्या पता चला, हमने बोला था कि a और b को प्राइम है, याद करो हमने बोला a और b, p और q को एक ऐसे नंबर से डिवाइड किए जिससे वो नंबर मिला a और b जो कि एक को प्राइम है। तो a और b को प्राइम था, मतलब को प्राइम जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए ना, लेकिन a और b दोनों ही कोई 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 तो कॉमन फैक्टर है लेकिन 2 भी कॉमन फैक्टर है। दैट मीन्स 1 और 2 दोनों कॉमन फैक्टर है। अगर वैसे नंबर जिनका मोर देन 1 कॉमन फैक्टर उसको को प्राइम नहीं बोलते। मतलब पहला ही चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ये b जो है को प्राइम नहीं है, और को प्राइम नहीं है तो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है मीन्स दे आर इरैशनल। प्रूफ हो गया। अब चलो एक प्रूफ करके दिखाती हूँ, मोर क्लियर वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर तुमको प्रूफ करना है कि √3 एक इरैशनल है, प्रूफ करना है तो सिमिलर प्रोसेस चलना है। यहाँ पे चलो अब तो लेट अस अज्यूम कि √3 इज रैशनल। हम लोग मानते हैं कि √3 एक रैशनल है। क्यों? क्योंकि √3 इरैशनल है, हमें प्रूफ करना है। तो मान लो कि वो रैशनल है, √3 रैशनल है, तो दैट मीन्स a p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहली चीज़ तो इनको ऐसे नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो जो नंबर आए दैट इज a/b वो दोनों ही को प्राइम हो। a और b आर को प्राइम, और को प्राइम वो नंबर होता है जिनका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर नहीं आता। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्त तो b √3b बराबर a आएगा। स्क्वायरिंग करो तो क्या होगा, 3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अब थ्योरम यहाँ पे लिखोगे, फ्रॉम थ्योरम, क्या लिखोगे, फ्रॉम थ्योरम तुम क्या बोल सकते हो, 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a को। फ्रॉम थ्योरम 3 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, थ्योरम तुम लिखोगे, मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, 3 जो है a को डिवाइड कर रहा है। फिर लेट करो a को 3c से। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर करो, a का स्क्वायर बराबर 9b का स्क्वायर, a को रिप्लेस करो b का स्क्वायर से इन दिस वे, तो ये हुआ। 9 को काटो तो क्या आया, 3। ठीक है, तो b का स्क्वायर बराबर 3c का स्क्वायर। दैट मीन्स इससे तुम्हें प्रूफ हो रहा है कि 3 जो है वो b को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, 3 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। फिर लिखोगे इफ़ 3 डिवाइड्स बोथ a and b then they have a common factor 3 also togetherly with 1, and if 3 and 1 have a common factor, if 3 and 1 are the common factor of a and b then a and b are not co-prime। और अगर वो co-prime नहीं है तो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो इरैशनल नहीं है, मतलब हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन क्योंकि हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन था कि √2 और √3 एक रैशनल है, बल्कि √2 और √3 एक इरैशनल है। ठीक है, यही चीज़ है। आ जाओ तुम्हारे एक्सरसाइज पे, तुम्हें वही चीज़ प्रूफ करनी है। अब तुम बोलोगे मैम इसको कैसे करूँ, ये तो और सिंपल है। जैसे √2 और √3 तुमने किया, योर होमवर्क इज आप √5 करके दिखाओ। अब एक और चीज़ कि ये कैसे करें, सिंपल बात है। इसको भी तुम पहले क्या मानोगे कि दिस इज रैशनल a/c के फॉर्म में। तो 2√5 बराबर a/b -3। तो पहले इसको एलसीएम लो, b आएगा दोनों के बीच का, तो दैट विल बी a -3b। 2 को नीचे भेजो तो √3 बराबर a -3b अपॉन में 2b आएगा। ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट √3 तुमने प्रूफ किया इट इज़ इरैशनल। एक रैशनल इरैशनल के बराबर हो ही नहीं सकता, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये क्या है, रैशनल है। पहले वही करना है, लेट अस अज्यूम दैट नंबर इज रैशनल है तो p/q के फॉर्म में है। p/q को एक को प्राइम से पहले मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन इसमें उतना ज़रूरी नहीं, p/q
के फॉर्म में लिखो, और p बाई क्यू के फॉर्म में है तो पहले ये नंबर को उधर जाके माइनस करो, फिर 2 को जो मल्टीपल में उसको डिवाइड में भेजो, एक तरफ रैशनल आ जाएगा एक तरफ इरेशनल आ जाएगा, और रैशनल इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर 2 पार्ट में बढ़ता है, और जब बराबर हो ही नहीं सकता दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि 3 प्लस रूट 2 5 3 प्लस 2 रूट 5 आर दी इरेशनल, इट इज क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये इरेशनल है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ये रैशनल है सॉरी, और हिंस हम लोग कह सकते हैं कि ये इरेशनल है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो सारा चीज़, ये सारा कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी गेट टू नो, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे से समझ आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।